स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, ये तस्वीरें प्री इंडिपेंडेंस एरा के दो मशहूर भारतीय शहरों की हैं। पहली तस्वीर में नजर आ रहा शहर है बनारस, जिसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता था। वहीं दूसरी तस्वीर में है आमची मुंबई यानी बॉम्बे, जो भारत का आर्थिक केंद्र हुआ करता था। यही वजह थी कि इन दोनों शहरों की संरचनाओं में, वहां मौजूद सुविधाओं में जमीन आसमान का फर्क था। अगर किसी तरह आप उस दौर के बनारस को देख पाते तो आपको लगता मानो ईश्वर ने संसार के सारे सुखों को गंगा के किनारे बसे इस शहर को वरदान में दे दिया है। शांत वातावरण, स्वच्छ हवा और स्वादिष्ट पकवान बनारस की आबो हवा का हिस्सा हुआ करते थे। दूसरी तरफ सुदूर भारत के पश्चिमी तट पर बसा बॉम्बे उन दिनों भी अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता था। मोल भाव करते दलाल स्ट्रीट के व्यापारी, लाखों टन माल ढोते बड़े बड़े पानी के जहाज और धुआं उगलती फैक्ट्रियों को देखकर आप खुद ब खुद समझ जाते कि क्यों बंबई भारत की औद्योगिक क्रांति का गढ़ है। हालांकि उस दौरान संरचनाओं की ऐसी असंगति सिर्फ अकेले बनारस और बॉम्बे के बीच ही नहीं थी, बल्कि भारत के कई शहरों के बीच इसी तरह का आर्थिक असंतुलन देखा जा सकता था। जैसे भारत के पूर्वी छोर पर मौजूद कलकत्ता और डिब्रूगढ़। रेफरेंस के लिए इन इमेजेस को देखिए। लेट 1880s में ली गई कलकत्ता और डिब्रूगढ़ स्टेशन की इन इमेजेस को देखकर यह साफ पता चलता है कि कैसे डेवलपमेंटल स्केल पर उन दिनों भी कलकत्ता, डिब्रूगढ़ या आसाम के किसी भी दूसरे शहर से कई गुना आगे था। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, इसका जवाब छिपा है इन शहरों की ज्योग्राफी में। दरअसल ट्रेडिशनली हमारे देश की इकोनॉमी कोस्टलाइन स्टेट या कोस्टल सिटीज से डिक्टेट होती रही है। एग्जाम्पल के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान अरेबियन सी के करीब मौजूद लोथल का डॉकयार्ड एरिया इंडिया में होने वाली ट्रेडिंग एक्टिविटीज का इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट हुआ करता था। सिमिलरली दक्षिण भारत में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने वाले चोला एम्पायर ने भी कभी पुंपुहार और नागपट्टिनम जैसे कोस्टल टाउन्स की मदद से ही इंडोनेशिया और श्रीलंका में नए मार्केट चैनल्स को एक्सेस किया था। मुगल एरा के दौरान भी सूरत और हुगली जैसी पोर्ट सिटीज एक्स फैक्टर की तरह काम करती रहीं, और आगे चलकर जब इनका कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास आया तो उन्होंने भी यहां से खूब धन बटोरा। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। नतीजतन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी कोस्टल स्टेट्स का ये डोमिनेंस बदस्तूर जारी रहा। अगर करंट कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के डेटा के हिसाब से इंडिया के 9 कोस्टल स्टेट्स मिलकर हमारी टोटल जीडीपी के 56% हिस्से को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनमें से भी अगर 4 मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और गुजरात का नाम आता है, जो अकेले ऑलमोस्ट 40% कंट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। असल में कोस्टल स्टेट्स के लिए ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करना आसान होता है, जिसके चलते इस तरह की ज्योग्राफी वाले रीजन्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कम नहीं होता। दूसरी तरफ इनर रीजन्स में मौजूद स्टेट्स या सिटीज के पास ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करने का डायरेक्ट चैनल नहीं होता। लिहाजा लैंडलॉक्ड स्टेट्स में ट्रैप्ड ये रीजन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एपिसेंटर नहीं बन पाते, जिसका सीधा असर पड़ता है इन स्टेट्स की फाइनेंशियल हेल्थ पर। जैसे SBI की ये रिपोर्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर के डायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूटर्स के बारे में बताती है। जब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कैसे डायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूशन के मामले में इंडिया के टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स में से 4 कंट्रीब्यूटर्स वो हैं जिनके पास अपनी एक कोस्ट लाइन है। वहीं नॉन कोस्ट लाइन वाले ज्यादातर स्टेट्स इस लिस्ट में स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। ऊपर से कोस्ट लाइन का ना होना लो कंट्रीब्यूशन वाले इन लैंडलॉक्ड स्टेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना भी मुश्किल बना रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट, जिसमें लास्ट 5 ईयर में सबसे ज्यादा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव करने वाले तीनों टॉप प्लेयर्स कोस्टल रीजन से ही आते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे ये डेकेड्स ओल्ड ट्रेडिशन बदल रहा है, जिसके चलते लैंडलॉक्डनेस के ट्रैप में फंसे स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन भी इंडिया को इकोनॉमिकली एम्पावर करने में बढ़ता जा रहा है।
असल में बीते कुछ सालों में एक तरफ जहां दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स ने लैंड लॉक्ड स्टेट्स में फंसे रीजन्स के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज को पहले से आसान बनाया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की मच लिबरल एक्सपोर्ट पॉलिसीज, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट में आए ड्रास्टिक चेंजेस के चलते इन्वेस्टर्स अब रिसोर्स रिच लैंड लॉक्ड स्टेट्स की ओर शिफ्ट करने लगे हैं, जिसके चलते अब इन लैंड लॉक्ड स्टेट्स में मौजूद ट्रेडर्स खुद को एक्सपोर्टर्स में ट्रांसफॉर्म कर मोटा मुनाफा कमा पा रहे हैं। एक्चुअली अगर आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो अब तक दिखाई गई सभी रिपोर्ट्स को दोबारा देखने पर आप नोटिस करेंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात के अलावा दो और ऐसे स्टेट्स हैं जिनका नाम इन सभी लिस्ट में बार बार आ रहा है। दो ऐसे स्टेट्स जो कोस्टलाइन वाले स्टेट्स के बीच अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर करवा रहे हैं। दो ऐसे स्टेट्स जिन्होंने शायद लैंड लॉक्डनेस के इस दा विंची कोड को फाइनली क्रैक कर लिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी और तेलंगाना की, जो लैंड लॉक्ड कैटेगरी वाले वो दो स्टेट्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बीते कुछ सालों में कंसिस्टेंट बेसिस पर अपवर्ड मूव हुआ है। जैसा ये रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2023 के बीच जिस यूपी ने 11,000 करोड़ का मैसिव इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है, वो इससे पहले 2000 से लेकर 2017 के बीच तक यानी 17 इयर्स में बस 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ही अट्रैक्ट कर पाया था। सिमिलरली तेलंगाना भी आंध्रा और ओडिशा जैसे कोस्टलाइन स्टेट्स के बीच वो लैंडलॉक प्लेयर बनकर इमर्ज हुआ है जिसकी सिग्निफिकेंस डेक्कन इंडिया के इकोनॉमिक डोमेन में बढ़ती जा रही है, और इसीलिए वो अब अपने लिए इस तरह के फैसिनेटिंग टारगेट सेट कर रहा है। एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि अगर इंडिया 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहता है तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि यूपी और तेलंगाना जैसे लैंड लॉक्ड स्टेट्स अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करें। लेकिन इन लैंड लॉक्ड स्टेट्स का परफॉर्म करना आखिर क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से लेकर अब तक की जर्नी में मोर और लेस हमारे कोस्टल स्टेट्स ने ही सिंगल हैंडेडली हमारे इकोनॉमिक इंजन को फ्यूल किया है। लेकिन समस्या यह है कि एक समय पर ये कोस्टल स्टेट भी अपने डेवलपमेंटल थ्रेशोल्ड को टच करने लगेंगे, जिसके बाद यहां से आने वाला रेवेन्यू स्टैग्नेंट हो जाएगा, जिसका सीधा असर हमारे फ्यूचर फाइनेंशियल एम्बिशन पर पड़ेगा। असल में हम जानते हैं कि इंडिया अभी भी अपनी डेवलपमेंटल जर्नी को तय कर रहा है। ऐसे में इस जर्नी को सक्सेसफुली फिनिश करने के लिए हमें अपने रेवेन्यू सोर्सेज को कंटिन्यूअसली ग्रो करना होगा, नहीं तो हम भी जापान या यूएस की ही तरह इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के शिकार हो जाएंगे। दरअसल बीते कुछ डेकेड से यूएस और जापान जैसे डेवलप्ड नेशंस की इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट रेट के साथ ग्रो कर रही है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहां मौजूद मिशिगन और कांतो जैसे रीजन अपने डेवलपमेंटल थ्रेशोल्ड से काफी करीब पहुंच चुके हैं और अब वो इकोनॉमी को बूम करने के लिए और आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसे में हमारे लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि यूपी और तेलंगाना जैसे लैंड लॉक्ड स्टेट्स अब फ्रंट रनर्स बनकर सामने आए, ताकि स्टैग्नेशन की ये प्रॉब्लम हमारी डेवलपमेंटल जर्नी में कोई बाधा ना डाले। यानी शॉर्ट में कहा जाए तो हमारे लिए देश में नए इकोनॉमिक सेंटर्स बिल्ड करना जरूरी है, ताकि 2030 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का भार अकेले कोस्टल स्टेट्स के कंधों पर न आए। इसी तरह मार्केट का अनसर्टेन नेचर भी एक और बड़ी वजह है कि क्यों हमें आगे यूपी और तेलंगाना जैसे लैंड लॉक्ड स्टेट्स का साथ चाहिए होगा। दरअसल ग्लोबलाइजेशन के चलते आज हमारी दुनिया एक इंटीग्रेटेड मार्केट में ट्रांसफॉर्म हो गई है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन ने डोमेस्टिक मार्केट्स को काफी फ्रेजाइल बना दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में आया एक बड़ा बदलाव आपकी पूरी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आयरलैंड की कैपिटल डबलिन, जिसकी इकोनॉमी 1990s में आए टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन के चलते काफी तेजी से ग्रो हुई। एक के बाद एक कई मल्टीनेशनल टेक कंपनीज वहां आई और वो आयरलैंड के टेक पावर को यूटिलाइज करने लगी। लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने डबलिन के पूरे इकोसिस्टम को तबाह करके रख दिया। कॉस्ट कटिंग के नाम पर कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस को स्टॉप कर दिया और देखते ही देखते डबलिन का पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम कोलैप्स कर गया। डबलिन का ये एग्जांपल करंट कॉन्टेक्स्ट में हमारी उन सिटीज पर भी अप्लाई होता है जो टेक ड्रिवन इकोसिस्टम के साथ रैपिडली ग्रो कर रही हैं। एग्जांपल के लिए आज यही टेक सेक्टर बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई जैसी सिटीज के इकोनॉमी में करोड़ों डॉलर्स पंप कर रहा है। रेफरेंस के लिए नैस्कॉम का मानना है कि नेक्स्ट ईयर इंडिया का टेक सेक्टर अकेले $300 बिलियन का बिजनेस जनरेट करने वाला है। वहीं हमारी ओवरऑल जीडीपी में भी टेक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट कुछ ईयर्स में ही लगभग 10% का हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए यह जरूरी है कि हम मार्केट के अनसर्टेन नेचर को ध्यान में रखते हुए अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करें, ताकि टेक जैसे किसी भी सेक्टर पर हमारी ओवर डिपेंडेंसी ना हो जाए। दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन के इसी प्रोसेस में लैंडलॉक्ड स्टेट्स हमारे लिए रिवोल्यूशनरी साबित हो सकते हैं।
वैसे अगर इंडिया के लैंडलॉक्ड स्टेट्स की बात की जाए तो हमारे यहाँ डिफरेंट वेराइटीज के लैंडलॉक्ड स्टेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली लैंडलॉक्ड हैं, यानी ना उनकी अपनी कोई कोस्ट लाइन है और ना ही वो किसी दूसरे देश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर ही शेयर करते हैं। ये स्टेट्स हैं हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। दूसरी तरफ हमारे यहाँ ऐसे कुछ राज्य भी हैं जिनकी ज्योग्राफी उन्हें लैंडलॉक्ड बनाती है, जैसे यूपी, जो नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर तो शेयर करता है, लेकिन नेपाल के रास्ते वो ग्लोबल मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकता। सिमिलरली असम, जो नॉर्थ ईस्ट में मौजूद सबसे एक्सटेंडेड पीस ऑफ लैंड होने के बावजूद बे ऑफ बंगाल को एक्सेस नहीं कर पाता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लैंडलॉक्ड कंट्री में फॉल करने वाले सभी स्टेट्स में से असम, यूपी और तेलंगाना, यही 3 वो राज्य हैं जो इंडिया के इकोनॉमिक बूम को लीड कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने इन 3 स्टेट्स को द लैंडलॉक्ड ट्रिनिटी का नाम दिया है। दोस्तों, लैंडलॉक्ड ट्रिनिटी वाले 3 राज्यों में से सबसे पहले हम अगर यूपी की बात करें तो भारत के उत्तर में बसा ये राज्य लैंडलॉक्ड स्टेट्स में फंसे सभी राज्यों में सबसे ज्यादा पोटेंशियल को होल्ड करता है। फिलहाल यूपी देश के 16% पॉपुलेशन को होल्ड करता है और जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 8% है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट अपने इस कंट्रीब्यूशन को मल्टीफोल्ड मैनर में बढ़ाना चाहती है और इसीलिए उन्होंने 2027 तक $1 ट्रिलियन के माइलस्टोन को टच करने का टारगेट सेट किया है। खुशी की बात यह है कि इस टारगेट को रीच करने के लिए रिक्वायर्ड सभी 3 की कंपोनेंट्स यूपी के पास मौजूद हैं। वो 3 कंपोनेंट्स हैं वास्ट रिसोर्सेज, तेजी से एक्सपैंड होता कंज्यूमर मार्केट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दरअसल यूपी में मौजूद वास्ट रिसोर्सेज और वहां मौजूद वाइड कंज्यूमर बेस ही वो कारण है जिसके चलते यूपी एक के बाद एक मेजर इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यूपी के पास 40 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए थे, जो स्टेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा था। असल में योगी सरकार के स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसीज यूपी के लिए वरदान साबित हुई हैं। वो यूपी जहां कभी रंगदारी टैक्स जैसी समस्याओं के चलते इन्वेस्टर्स आना पसंद नहीं करते थे, वहीं आज यूपी देश भर के इन्वेस्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। यहां यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में आया ड्रास्टिक चेंज भी इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है। ताज एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और डीएमआईसी जैसे प्रोजेक्ट्स ने यूपी के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स को एक क्लोज्ड सर्किट में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जिसके चलते स्टेट में ट्रेडिंग एक्टिविटीज पहले से कई गुना ज्यादा स्मूथ हुई हैं। साथ ही केंद्र सरकार की नई एफडीआई पॉलिसीज ने इन्वेस्टर्स के लिए यूपी जैसे अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स में नए वेंचर्स को शुरू करना और आसान बना दिया है। ऊपर से दिल्ली एनसीआर रीजन्स के साथ प्रॉक्सिमिटी यूपी को बाकी स्टेट के मुकाबले एक एडेड एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है, जिसके चलते स्टेट में नोएडा और गाजियाबाद जैसे न्यू इकोनॉमिक एपिसेंटर का डेवलपमेंट मुमकिन हो पाया है। अगर हम नोएडा की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का ये रीजन आज यूपी की टोटल जीडीपी के 10% हिस्से को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जहां आईटी और अपैरल इंडस्ट्री के कई न्यू एमएसएमई प्लेयर्स इमर्ज हुए हैं। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग बीते कुछ सालों में यूपी देश के टॉप एमएसएमई स्टेशन के रूप में इमर्ज हुआ है, जहां करीब 90 लाख माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस सक्सेसफुली अपना बिजनेस चला रहे हैं। एमएसएमई इंडस्ट्रीज के इस इमर्जेंस ने न सिर्फ यूपी को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया है, बल्कि इसी के चलते वर्षों से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेनिफिट से वंचित रहे यूपी को फाइनली जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने का भी मौका मिला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूपी का यही स्ट्रांग एमएसएमई बेस जल्द ही उसे इंडिया के टॉप कंट्रीब्यूटर्स स्टेट्स में से एक बनाकर रहेगा। दरअसल लास्ट कुछ ईयर्स में आए मेजर अप्स एंड डाउन्स के बावजूद अगर इंडिया 7 to 8% की रेट के साथ ग्रो कर पा रहा है तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ एमएसएमई इंडस्ट्रीज का एक बड़ा ऐसा क्लस्टर एस्टैब्लिश हो चुका है जो हमें ग्लोबल मार्केट के फ्लक्चुएशंस को एब्जॉर्व करने का कुशन प्रोवाइड करता है। यही कारण है कि आज अकेले एमएसएमई सेक्टर इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट के 46% को अकाउंट कर रहा है। वहीं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 1/3 है। अब क्योंकि यूपी इस तरह की इंडस्ट्रीज का गढ़ बनता जा रहा है, इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये स्टेट आगे चलकर इंडिया को इकोनॉमिक स्टैग्नेशन से बचाते हुए मच नीडेड बूम प्रोवाइड करेगा। यूपी की ही तरह साउथ इंडिया में मौजूद तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट में मौजूद असम वो और 2 लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं जो इंडिया की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को प्रोपेल करने का दम रखते हैं। अभी फेब में हुए समिट में असम के पास करीब 2.5 ट्रिलियन रुपीस के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए थे, जिसमें से कुछ प्रपोजल्स अडानी और रिलायंस जैसे मेगा जायंट्स ने भी सामने रखे थे। करेंटली असम इंडिया के ऑनशोर नेचुरल गैस प्रोडक्शन का 50% प्रोड्यूस करता है, लेकिन अब यहां की सरकार असम को दूसरे सेक्टर्स में भी आगे बढ़ाना चाहती है। जैसे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का मानना है कि असम के पास
गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया बनने के अलावा ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने का भी पोटेंशियल मौजूद है। इसीलिए वो टाटा ग्रुप की मदद से जगी रोड में एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी भी तैयार कर रहे हैं और सिंगापुर जैसे देशों के साथ एमओयू साइन कर असम को ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एआई के अराइवल ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि आने वाला वक्त उसी का होगा जिसके पास सेमीकंडक्टर्स या टेक्निकल भाषा में कहें तो जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को बनाने की शक्ति होगी। करंटली वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 99% सेमीकंडक्टर मार्केट पर यूएस, चाइना और ताइवान की मोनोपोली है, जिसके चलते इंडिया जैसे देशों के लिए इन मच नीडेड डिवाइसेस को पाना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ बाइडेन के समय से वॉशिंगटन के द्वारा इंपोज किए गए 50,000 जीपीयू यूनिट्स के कैप ने हमारे लिए 2027 तक ज्यादा एडवांस चिप्स को इंपोर्ट करना मुश्किल बना दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के साथ हमारे खराब रिश्ते हमें सेमीकंडक्टर मार्केट को एक्सेस करने नहीं देते। ऐसे में असम जैसे प्रॉमिसिंग स्टेट्स का आगे आना हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वैसे तो असम के साथ यह प्रॉब्लम रही है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में मौजूद होने की वजह से जनरली इस स्टेट को मेन स्ट्रीम डिस्कशन में इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो ये स्टेट कॉन्टिन्यूअसली इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट के बीच अपनी जगह बनाए हुए है और अगर वो किसी तरह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की इस बेट को पुल कर पाया तो ये असम समेत पूरे इंडिया के फ्यूचर में आने वाली एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। हालांकि क्योंकि इस तरह की इंडस्ट्री सेटअप के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट डिमांड करती है, ऐसे में असम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फंड्स को मैनेज करना रहेगा। वैसे असम की ही तरह फास्टर ग्रोथ का ऐसा ही सेम सिनेरियो तेलंगाना के केस में भी देखने को मिलता है, जिसने 2014 के बाद तेजी से साउथ इंडिया के इकोनॉमिक फैब्रिक में अपनी जगह बनाई है, खास करके फार्मा इंडस्ट्री, जहां तेलंगाना एक मेजर स्टेक होल्डर के रूप में इमर्ज हुआ है। हाल ही में कंडक्ट हुए बायो एशिया 2025 समिट में तेलंगाना ने 11,000 करोड़ रुपीस के फार्मा इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया था। दरअसल ग्लोबल फार्मा मार्केट करीब $1,700 बिलियन का है, जो नेक्स्ट 8 ईयर्स में बढ़कर $3,000 बिलियन से ज्यादा का हो जाएगा। वॉल्यूम वाइज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइडर है, वहीं ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट का 20% वॉल्यूम इंडिया अकेले हैंडल करता है। हालांकि ट्रेडिशनल ट्रेंड की ही तरह इस प्रोडक्शन के 5 में से 4 मेजर हब्स भी कोस्टल स्टेट्स में ही लोकेटेड हैं, लेकिन तेलंगाना में मौजूद हैदराबाद इस डेकेड्स ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करते हुए इस मैसिवली ग्रोइंग इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहा है। यही वजह है कि आज हैदराबाद को फार्मा सिटी ऑफ इंडिया और वैक्सीन हब ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाने लगा है। आज इस सिटी में यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ड्यूपॉन्ट, अल्बनी मॉलिक्यूलर रिसर्च इंक यानी AMRI, नेक्टर थेरेप्यूटिक्स और सनोफी अवेंटिस जैसे दर्जनों फार्मा जायंट्स अपनी कंपनीज चला रहे हैं, जिसके चलते यहां नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2030 तक हैदराबाद का फार्मा मार्केट $100 बिलियन का बिजनेस जनरेट करेगा, जिससे हमारे इकोनॉमिक इंजन को एडिशनल बूस्ट मिलेगा। असल में हैदराबाद का इमरजेंस लॉन्ग रन में भी इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होने वाला है, क्योंकि अगर सब ठीक रहा तो 2034 तक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट डबल होकर $3,000 बिलियन के पार पहुंच जाएगा। ऐसे में इंडिया चाहेगा कि इस मैसिव प्रॉफिट शेयरिंग में इंडिया के ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हों। वैसे अगर ठीक से देखा जाए तो लैंडलॉक्ड स्टेट्स की ट्रिनिटी के बीच शायद तेलंगाना इकलौता ऐसा राज्य है जिसके पास महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु की सक्सेसफुल स्टोरी को रेप्लिकेट करने के तमाम साधन मौजूद हैं। इस स्टेट के पास कर्नाटक की ही तरह टैलेंटेड इंडिविजुअल्स का ऐसा डाइवर्स पूल है जिसके जरिए 2014 में आंध्रा से अलग हुआ ये स्टेट अपनी प्रेजेंस IT सेक्टर में बढ़ा रहा है, जिसका असर स्टेट की तेजी से इंक्रीज होती पर कैपिटा इनकम ग्रोथ के रूप में देखा जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये तक मानना है कि अगर सभी प्लान्स को ठीक से एग्जीक्यूट किया जाए तो तेलंगाना की हैदराबाद सिटी के पास इंडिया के सिलिकॉन वैली बनने का दम है। ऊपर से कोस्टल स्टेट्स के साथ प्रॉक्सिमिटी इस स्टेट के लिए ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करना भी आसान बनाती है, जो सक्सेस की परफेक्ट रेमेडी को फॉर्मुलेट करने के लिए सबसे जरूरी है। यही कारण है कि BYD जैसे ऑटोमोटिव जायंट्स ने भी अब इस स्टेट का रुख करना शुरू कर दिया है और अब न्यू रिजीम में ये स्टेट ऑलरेडी चाइना +1 जैसी अग्रेसिव स्ट्रेटजी को अपना चुका है, जो इसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और बायोफार्मा इंडस्ट्रीज में मदद करेगी। यानी लैंडलॉक्ड स्टेट्स की ट्रिनिटी ने इंडियन इकोनॉमिक स्फीयर में ऑलरेडी अपने फुटप्रिंट छोड़ना शुरू कर दिया है, जो देश के बाकी लैंडलॉक्ड स्टेट्स के लिए एक न्यू पाथवे सेट करने का काम करेगा। इसमें देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन सा स्टेट इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी का नेक्स्ट बिग प्लेयर साबित होता है।
लेकिन आपके हिसाब से वो कौन सा लैंडलॉक्ड स्टेट होगा जो फ्यूचर में इंडिया के इकोनॉमिक बूम को लीड करेगा? यूपी, तेलंगाना या कोई और? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।